हेलो बच्चा लोग, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए सिंपल पेंडुलम। ओके, तो क्लास 8 में आप लोग देखे होंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। कुछ ऐसा होता था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? सपोर्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सपोर्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। और जो ये लटकाया हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बॉब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? बॉब, ठीक है। तो ये जो पेंडुलम है, इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम तभी बोलेंगे जब आपका ये जो स्ट्रिंग है ना, ये क्या होनी चाहिए? मासलेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चा? मासलेस होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ क्या होना चाहिए? इनएक्सटेंसिबल भी होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल भी होना चाहिए। मासलेस भी होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल भी होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर उठेगा कि अगर स्ट्रिंग का मास कुछ है ही नहीं, मतलब स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो वो स्ट्रिंग बनेगा कैसे? मतलब हम लोग क्या जानते हैं? मास मतलब क्या जानते हैं? कि जितने मैटर से वो वाला बॉडी बना हुआ है। तो अगर आप बोल रहे हो कि मासलेस है, इसका मतलब स्ट्रिंग का मास 0 है, तो स्ट्रिंग बनेगा कैसे फिर? चलो, यहाँ पे मासलेस का मतलब वो नहीं होता है कि मास इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मासलेस का मतलब होता है नेग्लिजिबल मास। क्या होता है बच्चा? नेग्लिजिबल मास, ठीक है। मासलेस का मतलब क्या होता है? नेग्लिजिबल मास। किसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल? बॉब के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल बच्चा? बॉब के रिस्पेक्ट में। मतलब आपको सिंपल ये कह रहा है कि आप बॉब का मास इतना कर दो, इतना कर दो, इतना कर दो, ताकि उसके रिस्पेक्ट में आपका जो स्ट्रिंग का मास है वो एकदम 0 के बराबर आ जाए, मतलब मासलेस हो जाए। इसलिए जब आप लोग लैब में जाते हो, सिंपल पेंडुलम को देखोगे तो वहाँ पे देखना एक पतले से स्ट्रिंग से ना एक बहुत हेवी सा मास लटकाया गया है, तो उसको हम लोग बेसिकली मानते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का मतलब समझ आया कि उसको मासलेस होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। किसको? स्ट्रिंग को। तभी जा कर के हम उसको सिंपल पेंडुलम बोलेंगे, ठीक है। और इनएक्सटेंसिबल का तो मतलब समझ ही आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। पहला जो टर्म्स है, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? ऑसिलेशन, ठीक है। तो ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? वन टू एंड फ्रो मोशन। वन टू एंड फ्रो मोशन of the bob of the pendulum is called one oscillation. Is called one oscillation. Is called one oscillation, ठीक है। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब आप लोग ये समझो कि वन ऑसिलेशन होता कब है। ढंग से समझना कि वन ऑसिलेशन होता कब है बच्चा, ये समझना है, ठीक है। ओके, तो हम एक बड़ा सा पेंडुलम लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ पोजीशन है, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन बच्चा। इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन, या फिर बोलते हैं रेस्ट पोजीशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इसको बोलते हैं अच्छा एक्सट्रीम पोजीशन। इसको भी क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। इसको भी क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन किसको कहते हैं? जबकि पेंडुलम रेस्ट में रहेगा, जब वो कोई मोशन नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा, तो वो जिस पोजीशन पर रहता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन या फिर रेस्ट पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन को किसको बोलते हैं? जहाँ पे उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। जिस पोजीशन पे उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसके आगे वो नहीं जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक ना। अब हम लोग को समझना होगा कि वन ऑसिलेशन कब होता है। जैसे अगर मान लो आपने ना पेंडुलम को कहाँ से स्टार्ट किया? मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, तो वन ऑसिलेशन तब तक को बोलेंगे जब तक वो अपने पाथ को दोबारा रिपीट ना करने जाए।
जब तक वो अपने पाथ को दोबारा रिपीट ना करने जाए उतना तक को हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। जैसे मान लो ये वाला पेंडुलम पहले क्या करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा। मान लो इधर जाने की कोशिश किया, मतलब इसका जो मोशन है ये इधर जाने वाला मोशन था, ठीक है। मतलब ये इधर से इधर जाएगा, उसके बाद आप समझ सकते हो कि ये इधर से इधर आएगा, उसके बाद क्या यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं, उसके बाद वो क्या करेगा, इधर से इधर आएगा, उसके बाद क्या करेगा भैया, यहाँ से इधर आएगा। अब देखो दोबारा वो अपने पाथ को रिपीट करने जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ तक आ गया उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने पाथ को दोबारा रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ से यहाँ गया, मतलब इसका चलने का स्टाइल था इधर, तो यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद वापस आया, रुकेगा नहीं, उसके बाद इधर जाएगा, उसके बाद फिर इधर आएगा। जैसे ही इस वाले पोजीशन पे आ गया वो फिर से अपना पाथ को दोबारा रिपीट करने वाला है। तो यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन कंप्लीट, वन ऑसिलेशन कंप्लीट, वन ऑसिलेशन कंप्लीट बचा, ठीक है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट, ठीक है। गया, वापस आया, इधर गया, वापस आया, वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। क्लियर। अब देखो और भी एक चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, अब देखो और भी एक चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, ढंग से देखना। ठीक है, अगर हमने इस वाले पेंडुलम को यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया, तो ये कैसे मूव करेगा बच्चा, ऐसे मूव करेगा। तो ऐसे मूव करते हुए वो कहाँ जाएगा, ऐसे मूव करते हुए वो यहाँ तक आएगा, उसके बाद ऐसे ही मूव करते हुए वो यहाँ पे आएगा। अब देखो दोबारा वो अपने मोशन को रिपीट करने जा रहे हैं। दोबारा क्या करें, पहले कैसे चलना स्टार्ट किया था, ऐसे चलना स्टार्ट किया था ना, इसके यहाँ पे आने के बाद वो अपना मोशन को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, तो हमारा क्या हो गया बच्चा, वन ऑसिलेशन कंप्लीट। हमारा क्या हो गया, वन ऑसिलेशन कंप्लीटेड, वन ऑसिलेशन कंप्लीटेड। मेरी बात समझ आया, तो कहाँ तक को हम लोग वन ऑसिलेशन बोलेंगे ये आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब छोटी छोटी बात करते हैं और अब आते हैं बच्चा टाइम पीरियड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बच्चा टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन, वन ऑसिलेशन मतलब समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं टाइम पीरियड के बारे में, दूसरा पॉइंट, ठीक है, टाइम पीरियड। तो इसका डेफिनेशन होता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation is called time period. ठीक है, टाइम पीरियड को कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड एज कैपिटल टी, इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो समझ रहे हो कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको जितना समय लगता है उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमारा पेंडुलम कुछ ऐसा था कि नहीं, ठीक है, हमारा पेंडुलम कुछ ऐसा था। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगेगा, मतलब मानो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, वन ऑसिलेशन कंप्लीटेड। तो ये पूरा का पूरा पार्ट करने के लिए इसको जितना समय लग गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, उसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा टाइम, ये क्या हुआ बच्चा, गया, वापस आया,
उसके बाद गया, उसके बाद वापस आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन टाइम पीरियड। इसका मतलब ये पूरे को टाइम, ये पूरा का पूरा टाइम कितना है, कैपिटल टी। ये पूरा का पूरा टाइम कितना बचा, कैपिटल टी। अगर ये पूरा टाइम कैपिटल टी है तो इसको 4 हिस्सों में अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, 4 हिस्सों में अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा, t/4, ये भी कितना होगा, t/4, ये भी कितना होगा, t/4, और ये भी कितना होगा बच्चा, t/4। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में t/4, यहाँ से यहाँ आने में t/4, यहाँ से यहाँ आने में t/4, और यहाँ से यहाँ आने में t/4। तो देखो टोटल टाइम को अगर आप एडअप करोगे, t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, तो यू विल गेट अ आंसर ऑफ t। तो टोटल टाइम अगर t लगा तो ये कांड होता है आपका टाइम पीरियड। मेरी बात समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके, सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, चल सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ द टाइम टेकन, इफ द टाइम टेकन by the bob of the pendulum to move from mean position to one extreme is 0.5 second, then find the time period of the pendulum. Then find the time period of the pendulum. ठीक है, बोलो आंसर क्या होगा। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आंसर निकालो। ठीक है, हो गया चालू। तो समझो यहाँ पे क्या बोला गया है, समझो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अच्छा भैया यहाँ पे कोई एक पेंडुलम था, यहाँ पे कोई एक पेंडुलम था, ठीक है, ठीक है। तो उसको क्या है, मीन पोजीशन, ये आपका क्या होगा बच्चा, मीन पोजीशन ना, ये आपका क्या होगा, मीन पोजीशन, और ये आपका क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी आपका क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मीन पोजीशन से वन एक्सट्रीम जाने के लिए समय लगता है 0.5 सेकेंड। तो इन्होंने बेसिकली हमको क्या बोल दिया, इन्होंने बेसिकली हमको बोल दिया मीन पोजीशन से वन एक्सट्रीम जाने के लिए समय लगता है 0.5 सेकेंड। तो आने में भी कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लग रहा है, 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगेगा बच्चा, 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगेगा, 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगेगा, 0.5 सेकेंड। तो देखो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए इसको समय कितना लगा, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, है कि नहीं। तो दैट इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू 4। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चा, 2 सेकेंड। तो ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक के टाइम क्वेश्चन में बोला गया है, उसके हिसाब से आपको क्या करने हैं, आंसर्स लिखने हैं। क्लियर और नॉट, बात समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट सवाल। ओके, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है बच्चा, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ the time taken by the bob of the pendulum to move from one extreme to another extreme
position, another extreme position is 0.4 second, then find the time period of the simple pendulum. ठीक है, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से आंसर निकालो, आगे ना बचा लो। ओके चल, तो यहाँ पे देखो बेसिकली आपको बोला क्या गया है, मान लो ये आपका पेंडुलम है, मान लो ये आपका पेंडुलम है, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, वन एक्सट्रीम पोजीशन से। तो एक्सट्रीम पोजीशन कौन कौन से होते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं, और ये होते हैं रेस्ट पोजीशन। तो आपको क्या बोला गया, वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ, अच्छा नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वन एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने के लिए समय कितना बोला, 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो आने के लिए भी भैया उतना ही समय ना लगेगा, तो आने के लिए भी उतना ही समय लगेगा, तो 0.4 सेकेंड। देखो अभी फिर इधर जाएगा, इसका मतलब अपना पाथ फिर रिपीट करेगा, तो यहाँ पे वन ऑसिलेशन का मतलब क्या हो गया, गया वापस आया, आपका वन ऑसिलेशन कंप्लीटेड। तो हम क्या बोल सकते हैं, टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू गया 0.4 सेकेंड, आया 0.4 सेकेंड, इसका मतलब कितना हो गया 0.8 सेकेंड। कितना हो गया बच्चा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं ना करोगे, ओके ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे टाइम पीरियड के ऊपर थोड़ी देर बाद। ओके, अब हम लोग आते हैं बच्चा, टाइम पीरियड तो हो गया, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, थर्ड जो हम लोग को जानना है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed, the number of oscillation completed in 1 second is called frequency, is called frequency। ठीक है, मतलब एक सेकेंड पे उन्होंने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किया, एक सेकेंड पे उन्होंने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं बच्चा, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं बच्चा स्मॉल एफ से। ठीक है, इसका जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट की अगर बात करोगे, एसआई यूनिट की बात करोगे, इसका अगर एसआई यूनिट की अगर आप बात करते हो, तो इसका एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज, HERTZ, या फिर आप इसको बोल सकते हो HZ। ठीक है, इसका जो SI यूनिट होता है ये क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, ओके, तो आप लोग एक चीज़ और पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पे भी है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, या फिर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, या फिर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। इसका मतलब देखो फ्रीक्वेंसी का और एक यूनिट हो सकता है, और एक यूनिट के बारे में आप लिख सकते हो, तो इसका यूनिट ये भी होता है 1 बाई सेकेंड, 1 बाई सेकेंड। तो आप लोग जानते हो सेकेंड अगर ऊपर जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं, सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अच्छा एम्पलीट्यूड के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में। तो ये सब आप लोग थोड़ी बहुत आगे पढ़ चुके हो, तो इसमें जो भी है जस्ट डेफिनेशन लिख दे रहे हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। 7 पे भी पढ़े हो, 8 पे भी पढ़े हो। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the bob of the pendulum
इन आइदर साइड of its mean position is called amplitude. It's called बच्चा amplitude. ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या बोलना चाहा है यहाँ पे कि अगर आप ऐसे पेंडुलम को लेते हो, अगर आप इसको ऐसे पेंडुलम को लेते हो, ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इधर और इधर, इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसी को क्या बोला जाता है? अच्छा, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। मेरी बात समझ में आया? तो यहाँ पे मान लो इसको नाम दे दिए ओ पी क्यू, तो यहाँ पे ओ पी क्या है? एम्पलीट्यूड। ओ पी क्या है बच्चा? एम्पलीट्यूड। ओ पी क्या है? एम्पलीट्यूड। अगर हम बात करें ओ क्यू की, तो ओ क्यू भी क्या है? एम्पलीट्यूड। ओ क्यू भी क्या है? एम्पलीट्यूड। मेरी बात समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ गया? तो ताज्जुब की बात यह है कि इधर ये जितना जाता है, इधर भी वो उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड सेम ही होता है, इधर वो जितना जाएगा ना बच्चा, उतना ही ये भी इधर भी जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया? तो इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें क्या बोला गया है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला गया ना यार, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही बेसिकली क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप इसका एसआई यूनिट की बात करोगे, अगर आप इसका एसआई यूनिट की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा? मीटर हो जाएगा ना। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप अगर इसका सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर और नो? बात समझ में आ गया एम्पलीट्यूड के बारे में? ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो आप लोग क्लास 8 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, है ना। ओके, जो मेन मुद्दा है उसमें आते हैं टाइम पीरियड में। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? ठीक है, जो सबसे मेन टॉपिक है इसका, उसमें आता है अच्छा टाइम पीरियड। ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है T इज इक्वल टू 2π√L इफेक्टिव होल डिवाइडेड बाय G इफेक्टिव। L इफेक्टिव होल डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चा? G इफेक्टिव। ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, जहाँ पे क्या L क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ। और जहाँ पे G क्या होता है? इफेक्टिव एक्सेलरेशन। G क्या होता है बच्चा? इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो ये दो बात आपको समझनी होगी। अब बोलो सर यहाँ पे एल इफेक्टिव का मतलब क्या है? इफेक्टिव लेंथ का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे अगर आप कोई पेंडुलम देखोगे ना, जैसे अगर आप कोई पेंडुलम देखोगे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई सपोर्ट के साथ कोई एक पेंडुलम रखा गया है ऐसे, और यहाँ पे कोई एक बॉब रखा गया है कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉब रखा गया है कुछ ऐसे। तो इस पेंडुलम का जो इफेक्टिव लेंथ होता है ना, ये तो स्ट्रिंग का लेंथ हो गया। ये अगर आप देखोगे तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। ये जो है ये तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया बच्चा, ये जो है ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। बट यहाँ से लेकर के हम लोग क्या मानते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे आप इतना बड़ा मास है ना, तो उसको हमने ना ये पूरे मास को, ये जो बॉब है इसके पूरे मास को ना हम एक पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हैं, जिसको आगे जा कर के आप लोग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रूप में जानोगे। तो उसका पूरा का पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है? उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। तो उसको हम लोग बेसिकली क्या मान लेते हैं? पॉइंट मास मान लेते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ना, इसका भी लेंथ कंसिडर करते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका भी लेंथ कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या माने कि पूरा का पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है?
है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो वो पूरा का लेंथ होगा वो यहाँ का भी तो लेंथ लेगा ना यार, यहाँ का भी तो लेंथ लेगा, तो इसका मान लेते हैं r, इसको क्या मान लिए r। तो यहाँ पे आप क्या मानोगे, L इफेक्टिव मतलब आप क्या मानोगे, L प्लस R, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। बेसिकली L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, L क्या है बच्चा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और यहाँ पे R क्या है, रेडियस ऑफ द बॉब, रेडियस ऑफ द बॉब। मेरी बात समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे और एक टर्म बोला गया है जी इफेक्टिव। तो अभी के लिए ना जी इफेक्टिव मतलब आप जी पकड़ के ही चलो, जी पकड़ के ही चलो। ये चेंज कब हो जाता है ना, जब अगर आप कोई लिफ्ट में, जब अगर मान लो एक लिफ्ट के अंदर जी इफेक्टिव कब चेंज हो जाएगा, मेरी बात यहाँ से समझना। अगर वो ग्राउंड पे रेस्ट में रहेगा तो जी इफेक्टिव मतलब जी होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा अगर वो पेंडुलम जो है वो रेस्ट में रुका हुआ है। बट अगर ये जो पेंडुलम है ना ये एक लिफ्ट के अंदर होगा, अगर मान लो ये वाला जो पेंडुलम है ये कोई लिफ्ट के अंदर कोई एक पेंडुलम रखा गया है और ये लिफ्ट जो है ना ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है, तब अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे इसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी लगा दोगे और जी का वैल्यू 10 या फिर 9.8 मान लोगे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जी का वैल्यू कुछ और होगा, जी का यहाँ पे कुछ वैल्यू जो होगा ये कुछ और होगा, ठीक है, यहाँ पे जी का वैल्यू कुछ और होगा बच्चा। तो ये इसको कैसे डील करते हैं ये आप लोग आगे जा कर के सीखोगे, अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतना मान लो कि अगर यहाँ पे जो पेंडुलम ने रखा है वो चुपचाप से रुकी हुई है, मतलब कोई ऐसा एक फ्रेम पे रखा हुआ है जो फ्रेम रुकी हुई है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे उसका टाइम पीरियड निकालोगे तो वहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको सिंपली जी मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो लैब में होता है वो एक स्टैंड के साथ ये पेंडुलम लगा हुआ होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो लैब में होता है, अच्छा ऐसे कुछ स्टैंड के साथ ये लगा हुआ होता है ना, ऐसे कुछ स्टैंड होते हैं और इसके साथ ये वाला पेंडुलम ऐसे लगा हुआ होता है। तो क्या ये जो स्टैंड के साथ पेंडुलम लगा हुआ है, ये जो स्टैंड है ये भागा सा ऊपर जा रहा है, नहीं ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो इसके लिए जी इफेक्टिव जो होगा, इसके लिए जी इफेक्टिव जो होगा वो जी के बराबर होगा, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। बट ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर और टेबल जो है ये अगर पूरा का पूरा ही ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड या फिर 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तब आप जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी नहीं लिख पाओगे। उस वाले केस में हम लोग कुछ और ढंग से चलते हैं और कुछ कंसेप्ट लगाते हैं जो आप लोग क्लास 11 पे जा करके सीखोगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो जी इफेक्टिव वाला बात क्लियर हुआ, जी इफेक्टिव वाला बात क्लियर हुआ, एल इफेक्टिव वाला बात क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों का बेसिकली जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, टी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। मन ही मन सोच लेंगे, एल मतलब इफेक्टिव लेंथ होगा, जी मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा। बट हमारे सिलेबस के लिए 9 ICSE के सिलेबस के लिए यहाँ पे जो जिस फ्रेम के साथ वो पेंडुलम लगा हुआ है, अटैच्ड है, वो रुका हुआ है, वो कहीं भाग नहीं रहा है, इसका मतलब हमेशा जी इफेक्टिव मतलब जी ही होगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ ऑफ द पेंडुलम दिया गया है, इसका मतलब आप समझ क्या लीजिएगा, इफेक्टिव लेंथ दिया गया है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम दिया गया है, इसका मतलब आप क्या समझ लीजिएगा, वहाँ पे इफेक्टिव लेंथ की ही बात कर रहे हैं और वही क्वेश्चन में गिवन है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? फटाफट बोलो, कोई दिक्कत बच्चा लोग नहीं ना है? क्वेश्चन करें? ओके ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। चलो, अगर मान लो आपसे बोल दिया बच्चा यहाँ पे एक पेंडुलम रखा गया है और यहाँ पे एक पेंडुलम रखा गया है, ठीक है।
आपसे बोला गया है इसका जो लेंथ है ना, इसका जो लेंथ है ये कितना है 1 मीटर। इसका जो लेंथ है ये है 1 मीटर और इसका जो लेंथ है बच्चा, इसका जो लेंथ है ये बोल दिया गया आपको 9 मीटर। ये कितना बोला है 9 मीटर। आपसे सवाल क्या पूछा है, फाइंड क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो of their time period, ये एक ही जगह में रखा हुआ है, ठीक है, ये एक ही जगह में रखा हुआ है। फटाफट से आंसर निकालो, क्या होगा इसका आंसर। देखो सब लोग कर लियो ना, वीडियो को पॉज करके फटाफट से कर लियो। ओके चलो हम कर देते हैं अभी। यहाँ पे देखो अगर हम इसका टाइम पीरियड को T1 मान ले और इसका टाइम पीरियड को T2 मान ले तो दोनों सेम जगह पे रखा गया है। इसका मतलब दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, सेम होगा, अलग अलग तो नहीं ना होगा यार, है कि नहीं। ओके तो हम लोग क्या जानते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू जानते हैं 2 पाई रूट अंडर L/G। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, जी भी इस दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएँ, टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं T1/T2 इज़ इक्वल टू रूट अंडर L1/√L2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे तो L1 कितना दिया गया है, L1 दिया गया है 1 मीटर। L1 कितना दिया गया, अच्छा 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, √1 होल डिवाइडेड बाय √9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, T1:T2 इज इक्वल टू 1:3। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चा, T1:T2 इज इक्वल टू 1:3। मेरी बात समझ आ गई ना। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलो बच्चा लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओके लिख लियो सब लोग, जल्दी से लिख लो। हो गया बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट चलो ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड, if the ratio of the time period of two simple pendulum at a place is 1:4, then find the ratio of their length। वीडियो को पॉज करो, फटाफट से कर लो, उसके बाद हम बताते हैं। हो गया ना बच्चा लोग। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, टाइम पीरियड का रेशियो दे दिया गया है और बोला गया है एट अ प्लेस, मतलब दोनों सिंपल पेंडुलम एक ही जगह में रखा गया है। मतलब जिसके लिए जी क्या होगा, दोनों के लिए बच्चा सेम हो जाएगा, जी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि टी का जो फॉर्मूला होता है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G ना होता है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G ना होता है। तो दोनों के लिए जी कांस्टेंट, दोनों के लिए 2 पाई कांस्टेंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, T1/T2 बोल सकते हैं यार रूट अंडर L1/L2। तो बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दोगे तो T1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू L1/L2। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, L1/L2 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/16, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:16। फटाफट से छाप लो इसको, फटाफट से छाप लो। चलो बच्चा लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओके ना, लिख लियो ना। ओके नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड of a simple pendulum the time period of a simple pendulum is 1 second. Find
find the time period, find the time period of the pendulum, of the same pendulum where the acceleration due to gravity is 1/9। क्या आप फाइंड कर पाओगे? क्या आप फाइंड कर पाओगे? फटाफट वीडियो को पॉज करो और आंसर लिखो। देखो यहाँ पे सवाल को कैसे सॉल्व करना है, सेम पेंडुलम बोल दिया ना, देखो सेम पेंडुलम बोल दिया, बट अलग अलग जगहों में। यहाँ पे देखो 1/9 बोला है जिस पोजीशन पे गया है, तो सेम पेंडुलम का बोलने का तात्पर्य यही है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम चेंज तो हो नहीं रहा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g होता है, जहाँ पे L इज़ कॉन्स्टेंट, जहाँ पे 2π इज़ कॉन्स्टेंट, तो T इज़ इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T मतलब T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/√g बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना यार। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1/T2 इज़ इक्वल टू देखो T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √g ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा G2, नीचे हो जाएगा क्या बचा G1, नीचे क्या हो जाएगा G1। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1/9 टाइम हो गया ना पहले वाले का, इसका मतलब G2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे G2 बेसिकली क्या बोल दिया, फाइनली ये 1/9 हो रहा है, तो G2 कितना हो रहा है बच्चा, G2 इज़ इक्वल टू 1/9 ऑफ G1, इसका मतलब 1/9 इंटू G1 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, √1/9 ऑफ G1 होल डिवाइडेड बाय √G1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, G1 तो कैंसिल हो जाएगा, √1/9 बाहर से आएगा, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे T2 इज़ इक्वल टू क्या हो गया, T2 इज़ इक्वल टू, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 3T1, इसका मतलब क्या हुआ, T2 इज़ इक्वल टू 3T1। ओके, तो आप देखो T1 का वैल्यू कितना बोला गया था, 1 सेकेंड बोला गया था, तो आप यहाँ से T2 बड़े आसानी से निकाल लोगे, 3 × 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, T2 इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड, T2 इज़ इक्वल टू बचा 3 सेकेंड। मेरी बात समझ आ गया ना सब लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के सवाल आपको दिखा दिए, तो इसी में से आएगा, टफ नहीं आएगा आप लोगों के सिलेबस में, वरीड मत होना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, 2π√L/g के ऊपर, जहाँ पे L क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है, G क्या होता है बच्चा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है, एंड 2π क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो पहली पॉइंट, अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे, लेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चा, टाइम पीरियड विल ऑल्सो इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट पे अगर देखोगे, अगर आप इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप इसको बढ़ाते हो तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये दो ही फैक्टर है जिसके ऊपर टाइम पीरियड हमारा डिपेंड करता है, ये दो ही फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिखो, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन,
इस वाले फॉर्मूले को देखोगे तो यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो पहला पॉइंट क्या होगा, मास के ऊपर क्या ये डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। मास के ऊपर क्या डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। फॉर्मूले पे कहीं पे मास आपको नज़र आ रहा है? नहीं ना, तो ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट अगर देखोगे तो मटीरियल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भी है मटीरियल जैसा प्रॉपर्टी है? नहीं ना। एल क्या है? लेंथ है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी टर्म नहीं है जो मटेरियल को डिफाइन कर सके, मतलब ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? ये ना इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो इस फॉर्मूले में कहीं एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अच्छा लोग एक चीज़ जान करके रखना, ये जो फॉर्मूला होता है ना, इट इज़ वैलिड, ठीक है? ये 3 पॉइंट तो पढ़े हो, लेकिन इट इज़ वैलिड ओनली फॉर स्मॉल थीटा, स्मॉल थीटा का अर्थ क्या है कि जैसे अगर आप देखोगे पेंडुलम जो था ये स्विंग कर रहा है ना, कुछ ऐसे स्विंग करेगा ना यार, ऐसा स्विंग करता है, तो ये थीटा बहुत छोटी होनी चाहिए। ये जो थीटा है ना बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर थीटा छोटी नहीं होगा ना तो वो सर्कुलर पाथ ले लेगा। अगर ये थीटा बहुत छोटा नहीं होगा ना तो वो सर्कुलर पाथ ले लेगा, तब आपका ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो जो भी हमारा एग्जाम्पशन है ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कब डिपेंड नहीं करेगा? जब थीटा बहुत छोटा होगा। जब थीटा बहुत छोटा होगा, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तब ये एप्लीकेबल है बच्चा, तब ये एप्लीकेबल है। जब वो उसका थीटा छोटा नहीं होगा, बड़ा वाला थीटा हो जाएगा, तब वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा। t इज इक्वल टू 2π√L/g अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पे सर्कुलर मोशन का, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं उसको, उसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि दूर दूर तक आपकी सिलेबस पे नहीं है। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि t इज इक्वल टू 2π√L/g, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर स्मॉल थीटा। इसलिए जब आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाते हो ना, तो टीचर आपको बोलते हैं कि इसको बहुत दूर ले करके डिस्प्लेस मत कर दो, इसको ना थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और निकाल लो जो भी निकालना है। इसको क्या करना है? थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, इसलिए टीचर लोग बोलते हैं। मेरी बात समझ आया? ताकि आप इस फॉर्मूला का अच्छे से उपयोग कर सको। तो यहाँ पे जो हमने बोला थर्ड पॉइंट कि एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कब तक बच्चा? जब थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा जब तक बहुत छोटा है तब तक ही वैलिड है। क्लियर और नॉट? बात समझ आ गया? अच्छा, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब भी आप समझ सकते हो कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये जो बच्चा एक्सट्रीम पोजीशंस में है, तो इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। क्लियर और नॉट? मतलब ये जो एक्सटेंड ऑफ स्विंग है ना, ये जो एक्सटेंड ऑफ स्विंग है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो बुक में देखोगे यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ स्विंग लिखा हुआ है या फिर एम्पलीट्यूड लिखा है, दोनों ही तो एक ही तो बात है ना, कि वो एक्सटेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये यहाँ पे है कि ये यहाँ पे है, उसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सटेंट ऑफ स्विंग के ऊपर डिपेंड वो नहीं करता है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं। क्या क्या? मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता है। मेरी बात सबको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, है ना? नेक्स्ट बच्चा लोग क्या है, अगर आपको ऐसा कुछ सवाल दिया गया है कि मान लो 2 पेंडुलम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक पेंडुलम दिए हुए हैं और यहाँ पे भी एक पेंडुलम दिए हुए हैं, ठीक है? इसका लेंथ भी 1 मीटर है, इसका लेंथ भी कितना है? 1 मीटर है, और इसका भी लेंथ जो है ये भी 1 मीटर है। इसका लेंथ भी कितना है बच्चा? 1 मीटर है कि नहीं? ओके, तो इसका मास बोल दिया गया है, 10 ग्राम, और इसका मास बोल दिया गया है 200 ग्राम।
कितना बोला गया बच्चा 200 ग्राम। अगर इसका टाइम पीरियड T1 हुआ और इसका टाइम पीरियड T1 हुआ T2 हुआ तो कौन से ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए T1 इज इक्वल टू T2, ऑप्शन बी T1 इज लेस देन T2, ऑप्शन सी T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फटाफट वीडियो को पॉज करो और आंसर लिखो, फटाफट वीडियो को पॉज करो और आंसर लिखो। हो गया ना बच्चा लोग? ओके, तो यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका सिर्फ मास अलग है बच्चा, इसका सिर्फ मास अलग है, ठीक है। अच्छा, बोल देना चाहिए कि दोनों एक ही जगह में है, ठीक ना, दोनों एक ही जगह में एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो दोनों एक ही जगह में होना चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पे देखो मास दोनों का अलग है बट दोनों का लेंथ सेम है, बट दोनों का क्या है बच्चा? लेंथ सेम है। तो टाइम पीरियड मास के ऊपर क्या डिपेंड करता है? नहीं, किसके ऊपर डिपेंड करता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G। तो दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है, दोनों का ये वाला कांस्टेंट भी सेम है। इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि वो मास के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मेरी बात समझ आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर और नॉट? बात समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, इसको रिमूव किया जा सकता है ना? अच्छा रुको एक मिनट। नेक्स्ट बच्चा लोग, अगर मान लो इसी वाले क्वेश्चन में ना, अगर मान लो इसी वाले क्वेश्चन में हम आपको ऐसा बोल दिए, इसी वाले क्वेश्चन में हम आपको क्या बोल दिए? ऐसा बोले, क्या बोले बच्चा? हाँ, हमने बोला इसका भी मास जो है ना, इसका मास जो है ये जो है 500 ग्राम है, और इसका भी जो मास है ये भी 500 ग्राम है। इसका मास भी 500 ग्राम और इसका मास भी 500 ग्राम। बट ये बना हुआ है आयरन से, ये बना हुआ है आयरन से, और ये बना हुआ है कॉपर से। ये क्या इससे बना है बच्चा? कॉपर से। इसका टाइम पीरियड अगर T1 है, इसका टाइम पीरियड अगर T2 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? T1 इज इक्वल टू T2, ऑप्शन बी T1 इज लेस देन T2, ऑप्शन सी T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी अच्छा नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो? देखो, कर लियो ना पॉज करके? अच्छा, यहाँ पे देखो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G ही होता है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये पूरे रूट होते हैं, ध्यान रखना। इसमें बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ L के ऊपर रूट है, ऐसा नहीं है बच्चा। यहाँ पे पूरे रूट होते हैं, L/G होते हैं। मेरी बात समझ आई? ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? 2 पाई के ऊपर डिपेंड करता है, L के ऊपर डिपेंड करता है, G के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों का L सेम है, दोनों के लिए G भी सेम है, दोनों के लिए G भी सेम है, और 2 पाई तो कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका जितना टाइम पीरियड है, इसका जितना टाइम पीरियड है, दोनों क्या है? बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। आप लोग जानते हो कि ये मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है और ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, तो ये दो चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है बच्चा, दो चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा। ये कंफ्यूज करने की कोशिश आपको एग्जाम पे जरूर किया जाएगा, आप लोग फंसना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना बच्चा? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चा लोग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने और एक, यहाँ पे देखो और एक चीज़ देखे थे कि टाइम पीरियड जो होता है ना, ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड क्या होता है? कम होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी के ऊपर दो चीज़ें जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? अच्छा, जैसे अगर देखोगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। तो अगर आप देखोगे कि G अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, जैसे हम पोल की तरफ चलेंगे तो हम लोगों का G क्या हो जाता है? अर्थ में अगर हम पोल की तरफ चलेंगे, अर्थ के पोल की तरफ चलेंगे, तो G का वैल्यू क्या होता है? बढ़ने लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो वहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा? घटने लगेगा। मेरी बात समझ में आया कि अगर हम पोल की तरफ जाते हैं, अगर हम पोल अर्थ के पोल की तरफ जाते हैं तो उसका G का वैल्यू क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो G का वैल्यू बढ़ेगा तो वहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? घटेगा। तो इस पॉइंट को लिख करके देखो, पहला पॉइंट कि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन इसको बोलते हैं एक्सिलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस
एट पोल, इंक्रीजेस एट पोल बच्चा, इंक्रीजेस एट पोल, ठीक है। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप देखोगे कि अगर जी का वैल्यू घटने लगे, अगर आप देखोगे जी का वैल्यू अगर घटने लगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। जैसे हम लोग इक्वेटर को अप्रोच करते हैं ना, जी का वैल्यू घटने लगता है। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases at equator, decreases at equator। सो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड विल इंक्रीज, टाइम पीरियड विल इंक्रीज। मेरी बात समझ आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, टाइम पीरियड का फॉर्मूला और कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर और नॉट। और इसमें एक चीज़ और पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सेकंड पेंडुलम क्या होता है, बेसिकली इसमें कुछ नहीं है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड होता है। जिसका टाइम पीरियड कितना होता है बच्चा, 2 सेकंड होता है। जिसका लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, 1 मीटर होता है। और जी, इसका वैल्यू तो आप लोग जानते ही हो। तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, जी का वैल्यू नहीं ले रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं बेसिकली, सेकंड पेंडुलम। जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सेकंड पेंडुलम। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा। जहाँ पे मतलब अर्थ पे अगर आप देखोगे तो जी का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, 9.8। और यहाँ पे एल का वैल्यू कितना होता है, मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होता है, 1 मीटर। तब जा करके एल इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा 1 मीटर होता है। तब जा करके टाइम पीरियड उसका क्या होता है, 2 सेकंड होता है। दिस इज ऑल अबाउट सेकंड पेंडुलम्स। तो इसमें कुछ नहीं पूछना है, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछता है और उसका लेंथ पूछता है, तो आप फटाफट बता दोगे, कोई दिक्कत उसमें होने वाला आपको नहीं है। क्लियर और नॉट, ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं, है ना। चल, तो आगे चलते हैं। तो सेकंड पेंडुलम किसको बोले बच्चा, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। तो उसमें अगर आप अर्थ में देखोगे तो अर्थ में उसका लेंथ क्या हो जाता है, 1 मीटर। जहाँ पे जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। क्लियर। अब एक छोटी सी टॉपिक रह गया होगा, जी का जो वैल्यू निकालना है। हम लोग सिंपल पेंडुलम से जा करके ना, सिंपल पेंडुलम के मदद से हम लोग ना कोई भी प्लैनेट का जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग अर्थ में हैं तो अर्थ में जी का वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपल पेंडुलम यूज़ कर सकते हो। मान लो अगर आप मून पे चल गए हैं तो उसका वहाँ पे जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वहाँ पे सिंपल पेंडुलम का यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे जी का वैल्यू जो है वो ना सिंपल पेंडुलम से निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल सकते हो ग्राफ, इसमें ग्राफ है एक, तो इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बचा, ओके। तो आप लोग जानते क्या हो, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G। तो जी का वैल्यू फाइंड करना है तो बोथ साइड हम स्क्वायर कर दिए, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L/G होगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो जी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर बाई एल, होल डिवाइडेड बाई बचा क्या, टी स्क्वायर बाई एल। ये आप फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हो, यहाँ से डिराइव कर सकते हो। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे टी स्क्वायर बाई एल, ठीक है, अगर आप देखोगे टी स्क्वायर बाई एल, इसका आपको क्या करना है ना, टी स्क्वायर एंड एल का एक ग्राफ बनाना है। टी स्क्वायर एंड एल का आपको एक क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो टी स्क्वायर एंड एल का ग्राफ बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। कैसे मिल जाएगा, आप तो एल को कैलकुलेट कर ही सकते हो। लेंथ ऑफ द पेंडुलम तो आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है ना, वर्नियर कैलिबर से आपको क्या नहीं मेजर करना पड़ता है, डायमीटर मेजर करना पड़ता है, उसके बाद उसका रेडियस फाइंड करना पड़ता है, किसका, बॉब का। उसके बाद उसका स्ट्रिंग का लेंथ तो पता ही होगा आपको, तो स्ट्रिंग के लेंथ के साथ रेडियस ऑफ द बॉब को अटैच किया जाता है, तो आपका इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा। तो आप एल निकाल
निकाल ही सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके रेस्पेक्ट में आप पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, उसके रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो आपको टाइम पीरियड तो मिल जाएगा। आप देखोगे क्या, आप क्या देखोगे कि आपका पेंडुलम ऐसे हैं, आपका पेंडुलम ऐसे हैं, तो एक आपका पेंडुलम ऐसे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक स्विंग कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये स्विंग कर रहा है। तो आप क्या देखोगे बच्चा, यहाँ पे टाइम पीरियड नोट करना है तुमको। तो ये कहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में टोटल समय कितना लगाया, गया और वापस आया, तो इसमें समय कितना लगा। तो जो समय लगेगा दिस इज नथिंग बट द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का स्क्वायर आप कर सकते हो। टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये एल एंड टी स्क्वायर का आपको एक छोटी सी ग्राफ बनाना होगा। टी स्क्वायर एंड एल का आप ग्राफ बनाना होगा। तो अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो टी स्क्वायर एंड एल का जो ग्राफ होगा, बेसिकली जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा बच्चा, आप लोगों को एक चीज़ हमने पढ़ाया था कि अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे देखो y की जगह में क्या है, टी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो x की जगह में क्या है बच्चा, l है। y की जगह में यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर, और यहाँ पे x की जगह में क्या है, l है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। क्यों t नहीं लिया जाता है, t अगर लोगे ना तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो इसका ग्राफ आप बना नहीं पाओगे ढंग से। इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, इधर टी स्क्वायर मान लेते हैं, इधर l मान लेते हैं, तो ग्राफ बनाओ यार। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, तो आप मान ही सकते हो कि यहाँ पे ये ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओके, तो आप क्या करोगे, आप इसका ग्राफ बनाओगे। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो बोलो एल को किधर लेना है, एक्स एक्सिस में लेना है। आपको क्या बताए थे, इस साइड में जो होगा उसको एक्स एक्सिस में लेना है, इस साइड में जो होगा उसको वाई पे लेना है। तो आपने सिंपल सा एक ग्राफ बना दिया। रुको, थोड़ा ढंग का बनाना होगा ना, कलाकारी तो थोड़ा करना पड़ेगा ना। यस और नो बचा लो, टी स्क्वायर एंड एल, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन वाला, है ना। हाँ, ऐसा ग्राफ बनता है, टी स्क्वायर एल एल का जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है। तो अब बहुत बच्चे का मन में एक सवाल जरूर आता है कि सर ये ग्राफ ओरिजिन से काहे नहीं स्टार्ट हो रहा है। देखो अच्छा, पेंडुलम का लेंथ अगर जीरो होगा तब जा कर के टाइम पीरियड जीरो ना होगा यार, तब जा कर के टाइम पीरियड क्या होगा, जीरो ना होगा। जब एल जीरो होगा तब जा कर के टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर ना। तो इसमें बात क्या है कि लेंथ कभी भी जीरो हो सकता है, लेंथ आपका कभी भी जीरो हो सकता है। लेंथ को अगर जीरो करोगे तो वहाँ पे पेंडुलम बनेगा क्या, नहीं ना। तो इनिशियली आपको कुछ लेंथ तो दिया हुआ होगा ना यार, इनिशियली आपको कुछ लेंथ तो दिया हुआ होगा, इसलिए आपका ग्राफ ऐसे होता है। इसलिए आपका ग्राफ कुछ ऐसे होता है कि जब ये जीरो, लेंथ तो जीरो होना पॉसिबल नहीं है, लेंथ तो जीरो होना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे यार, ठीक है। इसलिए ग्राफ जो होता है मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्राफ जो स्टार्ट होता है बच्चा यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा चलो, इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे, इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो ढंग से देखो, किस किस का, टी स्क्वायर एंड एल का अगर स्लोप निकालते हो तो आप क्या करते हो, बेसिकली आप क्या करते हो, दो पॉइंट ले लेते हो। क्या करते हो, दो पॉइंट ले लेते हो, है ना, दो पॉइंट ले लेते हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, एक वैल्यू मान लेते हैं। तो स्लोप मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, देखो स्लोप मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, स्लोप की अगर बात करोगे तो यहाँ पे मान लो L1 आया है, यहाँ पे मान लो T1 स्क्वायर, यहाँ पे मान लो आपका L2, तो यहाँ पे मान लो T2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेट चेक करोगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, L2 कॉमा T2 स्क्वायर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, L1 कॉमा T1 स्क्वायर, L1 कॉमा T1 स्क्वायर, L2 कॉमा T2 स्क्वायर। ये यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट तो यही ना आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या, है ना, नहीं है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या बोला, टी स्क्वायर बाई एल, तो यहाँ पे तो हम बोल ही सकते हैं डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एल। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, स्लोप ऑफ द टी स्क्वायर वर्सेस एल का ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, डेल टी स्क्वायर,
एंड यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेल एल बोल सकते हैं ना। इसका मतलब यहाँ पे नीचे बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ किसका ग्राफ, टी स्क्वायर एंड एल का ग्राफ। तो अगर आप स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल का ग्राफ यहाँ से डिवाइड कर देते हो, मतलब जी इज इक्वल टू क्या आया है आपका 4 पाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर बाई एल आया था। मतलब वहाँ पे वो बेसिकली क्या बताना चाहता था कि स्लोप ऑफ टी स्क्वायर एंड एल का ग्राफ, स्लोप ऑफ टी स्क्वायर एंड एल का ग्राफ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ टी स्क्वायर एंड एल का ग्राफ। आप इसको लिख दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट काफ़ी बार करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको काफ़ी बार करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कोई भी अननोन प्लैनेट का, अननोन प्लैनेट अगर हमारे सामने दे दिया जाए तो वहाँ से कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ के थ्रू आप यहाँ से निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि कैसे ये स्लोप आया। यहाँ पे हमने देखा टी स्क्वायर बाई एल आया, तो हम इसको डेल टी स्क्वायर बाई डेल एल तो बोल सकते हैं ना यार, क्योंकि बहुत सारे अगर वैल्यूज़ होंगे तो हम वो बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखें, उसका वैल्यू जो आया वो स्लोप ऑफ द टी स्क्वायर एंड एल का ग्राफ आया। तो आपका यहाँ से जी का वैल्यू निकल गया बड़ी आसानी से। समझ आ गया सब लोगों को। तो इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है। अगर स्कूल में देता है तो जा कर के ये करने में थोड़ा सा आप लोगों को क्या होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ से लेंथ पे आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे बेसिकली ये बोलोगे कि ग्राफ कैसे आया, तो आप लोग क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ से पे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड को मेजर करते हो और उसके बाद उसका ग्राफ निकालते हो। तो आप लेंथ को बढ़ाते जाते हो, उसके हिसाब से आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, तो ये ग्राफ मिल जाता है। तो उसका स्लोप आप ले लेते हो, उसका स्लोप आप ले लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जी मिल जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो होता है ये स्कूल में कराता है। अभी तो लॉकडाउन है, अभी कराएगा नहीं कराएगा ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में आया ना यार। टी स्क्वायर बाई एल तो बहुत सारे टी होगा, बहुत सारे एल होगा, तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ होगा तो आप उसका स्लोप ले लोगे। टी स्क्वायर बाई एल बेसिकली क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप ही ना होगा, क्योंकि वाई पे कौन है, वाई अगर स्लोप देखोगे तो tan थीटा होता है ना, स्लोप देखोगे तो क्या होगा, tan थीटा होगा। तो वाई पे कौन है, टी स्क्वायर है, और एक्स में कौन है, एल है। तो टी स्क्वायर बाई एल बेसिकली आपको क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ ही तो दे रहा है। तो इसलिए ऐसा लिखा जाता है। अब देखो समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोगों का सिंपल पेंडुलम यहीं पे ख़त्म होता है, मिलेंगे क्लास पे। ओके, टाटा बाय बाय।